आज से स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस का लेक्चर। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। देखो सीएसएस का हम यूज क्यों करते हैं। अगर मैं बात करूं कि एचटीएमएल का यूज करते हो वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, वेबसाइट आपको बनाना है, वेबसाइट डिजाइन करना है, तो उसका लेआउट कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। आपको वेबसाइट में जो भी चीजें आपके बनने हैं, जैसे आपका लोगो लगना है, मेन्यू लगना है, स्लाइडर बनना है, आपका इनपुट बनना है, फॉर्म बनना है, फुटर बनना है, तो उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आप एचटीएमएल का यूज करते हो, टैग्स का यूज करते हो। लेकिन उसी स्ट्रक्चर को स्टाइल देने का काम, शेप देने का काम, स्टाइल देने का काम सीएसएस का है। टैग को स्टाइल देने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। सीएसएस का काम क्या होता है कि आपका वेब पेज कैसा ब्राउजर पे शो होना है, ये काम करता है सीएसएस। सीएसएस क्या बताता है, सीएसएस डिस्क्राइब करता है कि आपका एचटीएमएल पेज वेब ब्राउजर पे कैसा शो होना है। जैसे अगर मैं सपोज मैं बात करूं कि आप घर बनाते हो, तो घर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप ईंट वगैरह का यूज करते हो। लेकिन आप उस पे क्या करना, आपको डिजाइन करना है, यानी कि आपको घर को पेंटिंग डेंटिंग करा देते हो, तो घर और भी खूबसूरत लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। तो वो काम कुछ वैसा ही हमारे HTML का है। स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो हम HTML का यूज करते हैं। और हमारे उस वेबसाइट को डिजाइन देने का काम CSS का है। जैसे आप घर को पेंटिंग कराते हो, तो पेंटिंग करने से आपका घर अच्छा दिखने लगता है, वही वही काम हमारा CSS का है। यानी कि हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट में हम HTML का यूज करते हैं स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। और वही हमें उसको डिजाइन देना है, स्टाइल देना है, टैग को स्टाइल देना है, तो आप सीएसएस का यूज करते हैं। सीएसएस रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका पेज, आपका वेबसाइट, आपका जो भी पेज है वेब ब्राउजर पे कैसा दिखना है, किस टाइप का दिखना है। अगर मैं बात करूं कि ये हमारा वेबसाइट है, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं आपको कि सीएसएस का बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं। तो अगर मैंने कोई वेबसाइट ओपन करी, तो वेबसाइट जो भी चल रहा है यहाँ पे मैं बताऊं कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारा एक लोडर आ रहा था। ये लोडर भी बनाने आप सीखोगे सीएसएस में, कि जैसे ये लोड हो रहा है, ऐसे घूम रहा है और नीचे टेक्पाइल लिख के आ रहा था। देखो टेक्पाइल, और ऐसे रोटेट हो रहा था, TECH। ये कैसे पॉसिबल है, ये सीएसएस से पॉसिबल है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे देखो ये बटन ब्लिंक कर रहा है, एक के बाद कलर चेंज हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, सीएसएस से पॉसिबल है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे वेरीफाई सर्टिफिकेट, यहाँ देखना, इसको देखना, यहाँ पे एक वेरीफाई सर्टिफिकेट लिख के आ रहा है, यहाँ पे वेरीफाई सर्टिफिकेट लिख के आ रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा है। जब मैं पेज लोड करता हूं तो स्लाइड करके आएगा, वहां पे देखना। आया क्या। ये कैसे पॉसिबल है, सीएसएस से पॉसिबल है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे बटन मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये सारा कुछ स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन साइड में हमारा बटन ये रजिस्टर कॉल और स्टूडेंट लॉगिन वाला फिक्स है। फिक्स है ना, बोलो भाई। ये फिक्स है, ये कैसे पॉसिबल है, सीएसएस से। आप देख रहे हो कि यहाँ पे माउस ले जाने पे, माउस ले जा रहे हैं, इसका कलर कुछ और है, इसके बाहर देखो शैडो आ रहा है, माउस ले जाने पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, माउस ले जाने पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, सीएसएस से। ठीक है। हम इस पे माउस ले जाने पे, हम देखो ये डिवीजन है, और डिवीजन पे जैसे माउस ले जा रहा हूँ थोड़ा जूम हो रहा है, जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, जूम इन जूम आउट हो रहा है ना। ये कैसे पॉसिबल है, ये सीएसएस से पॉसिबल है। बॉक्स के बाहर बाहर थोड़ा देखोगे तो शैडो आ रहा है, शैडो कैसे पॉसिबल है, सीएसएस से। तो हमें क्या करना है कि हमारा टैग, जो भी टैग्स आपने पढ़ा अभी तक के, जो भी टैग टैग पढ़ा, उस पे स्टाइल आप कलर लगाना है, आप उस पे बॉर्डर देना चाहते हो, उस पे बैकग्राउंड कलर। तो हमें क्या करना है कि सीएसएस का बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं, सीएसएस का यूज करते हैं टैग को स्टाइल देने के लिए। आपने फॉर्म बनाया था, अगर मैं फॉर्म बताऊं तो आपको कुछ फॉर्म हमने दिए थे, एचटीएमएल फॉर्म। ये हमारा एचटीएमएल फॉर्म है, देखो ये हमारा एचटीएमएल फॉर्म है, इसमें कोई सीएसएस यूज नहीं किया गया है। ध्यान देना, अभी आपको आपको डिफरेंस दिखेगा। ये हमारा HTML वाला फॉर्म है, ये हमारा HTML वाला फॉर्म है, ये हमारा, इसमें कोई CSS यूज नहीं किया गया है। इसकी मैं बात करूं, देखो ये हमारा HTML का फॉर्म है, मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूं यहाँ पे। ये हमारा HTML फॉर्म है, देखो ये HTML फॉर्म है। ये हमारा, ये भी हमारा HTML फॉर्म है, देखो ये भी हमारा HTML फॉर्म है। फिर ये भी हमारा HTML का फॉर्म है। सिंपल, इसमें कोई सीएसएस यूज नहीं करा गया है। अगर वही मैं सीएसएस फॉर्म बताऊं, HTML फॉर्म विद सीएसएस मैंने कर लिया, फॉर्म विद सीएसएस, देखना डिफरेंस आपके सामने।
सर सर वेबसाइट अलग अलग दिखती है बट मोबाइल पर डिफरेंट दिखती है। कैसे सर? हाँ, तो उसके लिए मैंने बताया ना कि मीडिया क्वेरी यूज कर सकते हो। मीडिया क्वेरी का हम यूज ही करते हैं अलग अलग स्क्रीन विड्थ पे अलग अलग स्टाइल देने के लिए, है ना। अलग अलग स्क्रीन विड्थ पे अलग अलग स्टाइल देने के लिए आप मीडिया क्वेरी का यूज करते हो। आप चाहते हो कि हमारा 0 से 400 पिक्सल हो तो हमारा वेबसाइट का कलर कुछ और हो, 400 से 800 पिक्सल हो स्क्रीन का साइज तो हमारा वेबसाइट का कलर कुछ और हो, हम 800 से 1200 पे स्क्रीन का हम स्टाइल अलग करना चाहते हैं, तो अलग अलग स्क्रीन विड्थ पे आप अलग अलग स्टाइल देना चाहते हो तो आप मीडिया क्वेरी का यूज करते हो। आप इसमें सीखोगे मीडिया क्वेरी कैसे लिखते हैं। ठीक है ना। तो देखो आपने HTML वाला फॉर्म देखा था, ये हमारा CSS फॉर्म है। देखो ऐसे ग्रेडियंट कलर भी लगाना आपको बताऊंगा मैं। ये CSS फॉर्म है, ये CSS फॉर्म है, ये CSS, ये सब CSS फॉर्म है। इसमें CSS का यूज किया गया है। देखो वही टैग है, वही HTML टैग है जो आपने पढ़ा था, लेकिन HTML के साथ साथ हमने CSS भी यूज किया है। यहाँ पे CSS भी यूज किया गया है कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाए तो उसका हाइट कितना होगा, उसका विड्थ कितना होगा, उसके बैकग्राउंड में कलर क्या होगा, उसके मेन बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कलर लगाया गया है, बटन का कलर कैसा होगा, बटन का हाइट कैसा होगा, बटन का विड्थ कैसा होगा। तो इसमें देखो CSS का यूज किया गया है। और इससे पहले जो मैंने दिखाया था इसमें हमने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इससे जो पहले वाला फॉर्म था, देखो इसमें CSS का यूज नहीं किया गया है। डिफरेंस आपके सामने है, कौन सा अच्छा दिख रहा है? CSS वाला, जिसमें CSS का यूज किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि CSS का हम यूज करते हैं टैग को स्टाइल देने के लिए। अब CSS के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, तो नोट्स पे आ जाइए। व्हाट इज CSS? तो CSS लिख लो। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल सीट। स्टाइल सीट, ठीक है। CSS का फुल नेम क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का काम क्या होता है? CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML हाउ HTML एलिमेंट्स, या हाउ HTML एलिमेंट्स मतलब टैग, हाउ HTML टैग्स आर टू बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब वेब ब्राउजर पे आपका टैग कैसा दिखना है, HTML टैग कैसा दिखना है, ये डिस्क्राइब करता है, ये डिसाइड करता है। यानी कि हमने बताया कि CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML टैग्स आर टू बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, यानी कि वेब ब्राउजर पे स्क्रीन पे आपका टैग कैसा दिखना है ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है ना। CSS के डेवलपर कौन है? CSS को, हाँ, इसके डेवलपर कौन है? तो CSS was proposed by Hakan Viumli, Hakan Vium Lee in 1994। ठीक है। क्या नाम है? हैकन व्यूमली। इनका नाम क्या है भाई? हैकन व्यूमली। CSS को किसने प्रपोज किया था, किसने डेवलप किया था? तो हैकन व्यूमली ने। कब डेवलप किया था? 1994 में। टाइप्स ऑफ CSS, CSS कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ CSS। तो CSS के देखो यहाँ पे टाइप होते हैं तीन। एक होता है एक होता है यहाँ लिख लो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। टाइप्स ऑफ CSS कौन कौन से? पहला है इंटरनल CSS। थोड़ा सा थ्योरी लिख लो फिर प्रैक्टिकल पे आते हैं। इंटरनल CSS। और यहाँ पे CSS वेब पेज में कितने तरीके से लिख सकते हैं? 3 तरीके से। इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS। ठीक है ना, 3 तरीके का। हम CSS वेब पेज में 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला हम CSS देखने जा रहे हैं। 3 तरीका है जिसमें से पहला हम CSS देने जा रहे हैं क्या भाई साहब? तो पहला है हमारा इंटरनल CSS। इंटरनल CSS, देखो इंटरनल CSS। इंटरनल CSS देने का तरीका क्या है कि इंटरनल CSS देने का सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स का मतलब कि लिखने का तरीका क्या है। आप सिंटैक्स देख के समझ सकते हो कि कैसे हम CSS लिखेंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा पहले स्टाइल टैग। और स्टाइल टैग हम कहाँ लिख सकते हैं? हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। स्टाइल टैग का यूज करते हो आप, और स्टाइल टैग में आप यहाँ पे CSS लिखते हो। तो CSS देने का तरीका क्या, आप समझना पड़ेगा आपको। स्टाइल और स्टाइल की क्लोजिंग। हमें इंटरनल CSS देना है तो देखो क्या लिखना पड़ेगा? स्टाइल टैग। और स्टाइल टैग को आप हेड सेक्शन या बॉडी सेक्शन दोनों के अंदर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेलेक्टर, और सेलेक्टर के बाद करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर
प्रॉपर्टी लिखोगे, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन। ठीक है। अब हमें समझना पड़ेगा, ये सिंटैक्स मैंने लिखवाया है कि ऐसे सीएसएस लिखोगे। सेलेक्टर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू क्या है, इसको अभी हमें समझना पड़ेगा। तरीका लिखने का क्या है कि आप इंटरनल सीएसएस देना है तो इंटरनल सीएसएस के लिए स्टाइल टैग यूज करेंगे आप, और स्टाइल टैग के बाद आप लिखोगे सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या है अभी लिखवा रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे टाइप के सेलेक्टर होते हैं, एचटीएमएल में पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद करली ब्रैकेट, ब्लॉक बनाने के लिए करली ब्रैकेट, और उसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यू, फिर प्रॉपर्टी न्यू लाइन पे लिख सकते हो प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन। अच्छा ये बताओ कि ये इसको हम बोलते हैं कॉलन, अब ध्यान रहे कि ये हमारा है कॉलन और ये क्या है सेमी कॉलन। स्टार्ट करने के लिए कॉलन और एंड करने के लिए सेमी कॉलन यूज करेंगे, है ना। प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन लगाना जरूरी है, नहीं तो उसके बाद का सीएसएस अप्लाई नहीं होगा, समझना आप। क्या करना पड़ेगा आपको, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन, ये तरीका है, ऐसे लिख सकते हो, या प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन और प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या है, आप एक प्रॉपर्टी डिफाइन करने के बाद न्यू लाइन पे भी आ सकते हो, ठीक है। एक प्रॉपर्टी डिफाइन करने के बाद न्यू लाइन पे फिर दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, फिर न्यू लाइन पे एंटर करके आ सकते हो, या सारी प्रॉपर्टी और वैल्यू को एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। ये वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू, है ना। तो प्रॉपर्टी वैल्यू आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, या हर प्रॉपर्टी वैल्यू को अलग अलग लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं आप। अब हमें समझना पड़ेगा कि सर आपने तो बता दिया कि ये इंटरनल सीएसएस देना है तो ये स्टाइल टैग लगाएंगे, और यहाँ पे सेलेक्टर आपने लिख दिया, ये प्रॉपर्टी वैल्यू ये है क्या। तो ये समझते हैं कि सिलेक्टर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। अगर ये समझोगे तभी तो आप कोड लिख पाओगे। तो एक पहले इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले इस सिंटेक्स को ध्यान देते हुए। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि चलो एक पेज मैंने बनाया, ध्यान से समझना। हमने एक पेज बनाया और नाम कर दिया इसका डेमो 20, कितना बनाया था, डेमो 24, डेमो 24 डॉट एच टी एम एल है पहले से। डेमो 25 डॉट एच टी एम एल है क्या, 25 डॉट एच टी एम एल बना लिया, डेमो 25, और हमने एंटर कर लिया, बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया भाई साहब। अब हमारा रिक्वायरमेंट, अब देखो चैट ना करो, पहले समझो। हमने H1 बनाया और H1 के अंदर लिख दिया टेक फाइल, और एक मैंने पैराग्राफ बनाया, मैंने पी टैग लिखा, एंटर किया और पैराग्राफ बन गया। यहाँ पे हमने लिख दिया कोड हेल्पर, है ना, हमने लिख दिया कोड हेल्पर। हमने यहाँ पे फिर से एक बनाया स्पैन टैग, स्पैन टैग अभी आपने नहीं पढ़ा है तो भी बताएंगे। चलो हमने बी टैग लिख लिया, और हमने लिख दिया दिस इज बी टैग, ऐसे लिखा मैंने, दिस इज बी टैग। अब देखो करना क्या है, हमने ये बनाया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे आते हैं, हमने 3 टैग बनाया है। और हमें भाई साहब हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हम इन तीनों के लिए इंटरनल सीएसएस देना चाहते हैं। सीएसएस का काम क्या होता है, बेसिकली टैग को स्टाइल देने का काम करता है सीएसएस। तो हमें हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हम इंटरनल सीएसएस देना चाहते हैं। हम यहाँ पे टाइटल देना चाहते हैं, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या करना है, स्टाइल टैग यूज करना है, स्टाइल यूज किया और ओपनिंग क्लोजिंग कर ली। अब मैंने आपको बताया है सिंटैक्स में, आप एक बार बता दो क्या बताया है। मैंने बताया है कि करली ब्रैकेट लगाओगे आप, आपको इंटरनल सीएसएस देना है तो करली ब्रैकेट लगाओगे, उसके बाद लिखोगे सेलेक्टर, करली ब्रैकेट यानी कि ब्लॉक बनाओगे, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन, ऐसे आपको सीएसएस लिखना है। तो ये सेलेक्टर है क्या। अब आपको पता है कि बॉडी सेक्शन के अंदर, अभी तो मैंने 3 टैग, सुनो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं, अभी बॉडी सेक्शन के अंदर तो मैंने 3 टैग लिखा है। ऐसे हजारों टैग हो सकते हैं ना, बॉडी सेक्शन के अंदर तो हजारों टैग हो सकते हैं, अभी मैंने 3 ही टैग बनाई है, H1 बनाई है, P बनाई है, B बनाई है, ऐसे 3 टैग बनाए हैं। अब बॉडी सेक्शन के अंदर 3 टैग बनाया, हजारों टैग हो सकते हैं, तो इसमें से मुझे किसको सीएसएस देना, हमारा रिक्वायरमेंट है कि 3 टैग है, लेकिन मुझे पैराग्राफ को सीएसएस, सबको सीएसएस नहीं देना। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो पैराग्राफ का जो कोड हेल्पर है जो लिखा हुआ है, इसका कलर रेड करना है। ये एक टेक्सटाइल लिखा है, यहाँ पे कोड हेल्पर लिखा है, और यहाँ पे लिखा है दिस इज बी टैग। हम चाहते हैं कि तीनों टैग में से कोड हेल्पर का हमें कलर रेड करना है। तो ये बताओ कि बॉडी सेक्शन के अंदर तो अभी 3 टैग हैं, ऐसे हजारों टैग हो सकते हैं।
तो हमें उस हजारों टैग में से इस 3 टैग में से किसको सीएसएस देना है भाई? तो हमें पैराग्राफ को सीएसएस देना है। तो जिसको भी सीएसएस देना है पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसके लिए सीएसएस लिख पाएंगे। हमें 3 टैग बनाया, ऐसे हजारों टैग हो सकते हैं, और उन हजारों टैग में से मुझे कौन से टैग को सीएसएस देना है पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेलेक्ट करने के लिए आप सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, और एचटीएमएल में बहुत सारे सेलेक्टर हैं, बहुत सारे अलग अलग सेलेक्टर, अलग अलग तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है स्टाइल अप्लाई करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे 3 टैग है, इसमें से किसको मुझे सीएसएस देना था? हमारा रिक्वायरमेंट है कि जो कोड हेल्पर लिखा है उसको हमें कलर रेड करना है, तो इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम बेसिकली यूज करते हैं, नोट्स पे आ जाओ, हम यूज करते हैं सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट। सेलेक्टर लिख लो, अब क्या होता है, हमने लिख दिया सेलेक्टर। सेलेक्टर, व्हाट इज सेलेक्टर? सेलेक्टर, सेलेक्टर is used to select selector is used to select HTML tags to apply CSS। सेलेक्टर का काम क्या होता है? HTML टैग को सेलेक्ट करना ताकि उस पे CSS अप्लाई कर सको। और टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के सेलेक्टर होते हैं, टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, बहुत सारे टाइप के सेलेक्टर होते हैं। और आगे हम लोग सभी सेलेक्टर को पढ़ेंगे। पहला सेलेक्टर है टैग सेलेक्टर, पहला सेलेक्टर है टैग सेलेक्टर, या इसको बोल सकते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है। फिर अगर इसी को मैं अगर दूसरे सेलेक्टर की बात करूं, एंटर कर लूं, तो दूसरा है आईडी सेलेक्टर। तो आईडी सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, हमने कर लिया क्लास सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। ठीक है। फोर्थ कर लिया ग्रुप सेलेक्टर, फिफ्थ कर लिया यूनिवर्सल सेलेक्टर, सिक्स्थ कर लिया डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, सेवेंथ कर लिया चाइल्ड सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है। एट्थ कर लिया पेरेंट चाइल्ड सेलेक्टर, पेरेंट चाइल्ड सेलेक्टर। नाइन्थ कर लिया लास्ट चाइल्ड सेलेक्टर। टेंथ कर लिया फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर। 11 कर लिया nth चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है। ऑड चाइल्ड सेलेक्टर। 13 इवेंट चाइल्ड सेलेक्टर, एडजेसेंट सेलेक्टर, इवेंट नहीं, इवेंट, स्यूडो सेलेक्टर, पी स्यूडो सेलेक्टर। ऐसे बहुत सारे सेलेक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे सेलेक्टर्स आप पढ़ोगे। क्या क्या? तो टैग सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, पेरेंट चाइल्ड सेलेक्टर, लास्ट चाइल्ड सेलेक्टर, फर्स्ट चाइल्ड सेलेक्टर, एनएच चाइल्ड सेलेक्टर, आर्ट चाइल्ड सेलेक्टर, इवेंट सेलेक्टर, एडजेसेंट सेलेक्टर, पी स्यूडो सेलेक्टर। ऐसे बहुत सारे सेलेक्टर पढ़ोगे आप, है ना। तो ये सारे सेलेक्टर लिख लो, जिसमें आप पढ़ रहे हो कौन सा सीएसएस, इंटरनल सीएसएस। और आप पढ़ रहे हो क्या? टैग सेलेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये इतना नोट कर लिया आपने, आईडी सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, पेरेंट चाइल्ड सेलेक्टर। ऐसे सारे सेलेक्टर आपने लिख लिया। तो हम पढ़ रहे हैं इंटरनल सीएसएस, और पहला हम सेलेक्टर देखने जा रहे हैं कौन सा? टैग सेलेक्टर। देखो टैग सेलेक्टर में, या टैग सेलेक्टर बोल सकते हो या एलिमेंट सेलेक्टर बोल सकते हो, इसमें होता क्या है? बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि जिस भी टैग को सीएसएस देना होता है, सर पहले इतने सारे सेलेक्टर नहीं थे। ठीक है, नहीं थे तो चलो अच्छी बात है। थे, पढ़ा नहीं होगा तुमने। तो हमें क्या करना है, अब हमें टैग सेलेक्टर यूज करना है, टैग सेलेक्टर में और इंटरनल सीएसएस यूज कर रहे हैं। तो कमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा, कमेंट करने के लिए सीएसएस में कमेंट करने के लिए क्या यूज करते हो? स्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक स्लैश। वैसे ही जैसे जावास्क्रिप्ट में मल्टी लाइन कमेंट करते हो, वैसे यहाँ पे भी है। तो आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है, यहाँ पे बेसिकली मल्टी लाइन ही होता ही है। स्लैश एस्टिक एस्टिक स्लैश यूज करोगे। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इंटरनल सीएसएस। सुन लो, इंटरनल सीएसएस। हम इंटरनल सीएसएस देख रहे हैं, और सेलेक्टर कौन सा देख रहे हैं? एलिमेंट सेलेक्टर देखने जा रहे हैं, एलिमेंट सेलेक्टर या
टैग सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर। तो होता क्या है टैग सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर में, कि जो भी टैग होता है, जो भी टैग होता है, जिस भी टैग को सीएसएस देना होता है, टैग सेलेक्टर में क्या होता है, जिस भी टैग को सीएसएस देना होता है, टैग का नाम यूज करते हैं। जिस भी टैग को, टैग नहीं लिखेंगे, यहां नहीं है कि हमें H1 को सीएसएस देना है H1 लिखेंगे, पैराग्राफ को सीएसएस देना है P लिखेंगे, पी लिखेंगे, बी टैग को सीएसएस देना है बी लिखेंगे। जिस टैग को सीएसएस देना है उस टैग का नाम लिखते हैं। तो हमें किसको सीएसएस देना है, हमें पी को सीएसएस देना है। तो मैंने क्या लिखना पड़ेगा, पी, विदाउट एनी सिंबल्स, आपको केवल टैग का नाम लिखना है। ऐसा नहीं कि पी टैग बना दो, यहाँ पे टैग बनाना ही नहीं है, ठीक है, केवल उसका रेफरेंस, केवल नाम यूज करोगे। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है भाई, कि हमें पैराग्राफ को सीएसएस देना है, टैग सेलेक्टर देख रहे हैं, एलिमेंट सेलेक्टर देख रहे हैं, तो उस एलिमेंट का नाम यूज करते हो। तो सिंटैक्स क्या है, टैग नेम। टैग सेलेक्टर में क्या होता है, टैग नेम करली ब्रैकेट। तो टैग का नाम क्या है भाई साहब, तो पी है। और इसका ब्लॉक, यही तो सिंटैक्स लिखवाया था कि सेलेक्टर, तो सेलेक्टर की जगह पे हम टैग सेलेक्टर पढ़ रहे हैं। और उसके बाद करली ब्रैकेट बताया बताया था कि करली ब्रैकेट यूज करना है। उसके बाद क्या बताया था, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन, यही तो बताया था। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या है ये समझना पड़ेगा। तो देखो देखिए, हमें करना क्या था, कि अगर मैं बात करूं HTML में, तो HTML में आपको मल्टीपल टैग के बारे में पढ़ना होता है, कि कौन सा टैग किस काम के लिए यूज करते हो। आपको पैराग्राफ क्यों यूज करते हो, आपको बोल्ड करना है तो कौन सा टैग यूज करते हो, आपको इनपुट बनाना है तो कौन सा टैग यूज करते हो, आपको बटन बनाना है तो कौन सा टैग यूज करते हो। बेसिकली HTML में आपको टैग के बारे में पढ़ना होता है, और CSS में हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होता है, कि हम किस प्रॉपर्टी से क्या काम करते हैं। हमें HTML में क्या पढ़ना होता है, कि हम कौन से टैग से क्या काम करते हैं, कौन सा टैग किस काम के लिए यूज करते हैं। और CSS में आपको बेसिकली पढ़ना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें किस काम के लिए यूज करना है। हमें बैकग्राउंड कलर लगाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, हमें शैडो लगाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, हमें एनिमेशन क्रिएट करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी है। बेसिकली आपको CSS में प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ना है। तो हम हम चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम क्या होती है, कलर। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी नेम क्या होती है, कलर। और उसके बाद सिंटेक्स में क्या लिखवाया कि भाई साहब प्रॉपर्टी के बाद आपको कॉलन यूज करना है, कॉलन यूज कर लिया। अब देखो यहाँ पे हिंट में आपको बहुत सारे कलर दे रहे हैं, आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लीजिए, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, या कलर का नाम दे दीजिए। तो प्रॉपर्टी कॉलन, और जो भी कलर देना है, रेड करना है तो रेड लिख दिया, और सेमी कॉलन लगाना है सेमी कॉलन लगा दिया। तो ये तरीका है। तो आपने क्या किया, आपने कलर और रेड करना था तो रेड कर दिया, और सेमी कॉलन लगा दिया, बस इतना कर दिया। तो ये किस पे अप्लाई होगा ये कौन से टैग पे अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा आपका पैराग्राफ पे। रन कराया, और देखो यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं, ये इसका कलर रेड हो गया। मैंने, अच्छा चलो, ये तो हमारा टैग सेलेक्टर है। पी टैग पे हम चाहते हैं H1 का कलर H1 का मुझे कलर चेंज करना है। तो फिर से वैसे ही करेंगे क्या, H1, और H1 का कलर मुझे एक्वा कलर देना है, या पर्पल या मैरून कलर देना है, या येलो कलर देना है, या ऑरेंज कलर देना है, तो ऑरेंज कर लिया। या हमने कर लिया ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर कर लिया, ऑरेंज। और इसका, इस पे हम बैकग्राउंड कलर भी देना चाहते हैं, इस पे बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं येलो कलर। चलो, ये हमारा किस पे अप्लाई होगा, H1 पे, पता है ना, सॉरी, ये हमारा अप्लाई होगा H1 पे, तो येलो कर लिया। ये लिखा, पैराग्राफ का CSS अलग दिया है और H1 का अलग दिया है, इसका स्टाइल अलग करना था इसलिए मैंने लिखा है, और कुछ ऐसा दिया। अब चलो देखो, रन कराते हैं, कुछ हमारा आउटपुट ऐसा आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, कि जो ये CSS है वही वाला CSS इस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, कि जो इसका बैकग्राउंड है और जो इसका कलर है वही वाला CSS इस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो एक तरीका ये है कि आप फिर से, आप क्या करो, बी टैग को आप सेलेक्ट करो, और फिर से यही कलर दो और यही बैकग्राउंड दो, या आप ग्रुप सेलेक्टर का यूज कर सकते हो। ग्रुप सेलेक्टर में क्या होगा, ग्रुप सेलेक्टर के लिए क्या करोगे, आप कॉमा यूज करोगे। और किस पे ये CSS अप्लाई करना है, तो हमें बी टैग पे CSS अप्लाई करना है। आप ग्रुपिंग आप किसी भी सेलेक्टर का कर सकते हो, आप आईडी आईडी का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। अभी तो एक ही सेलेक्टर पढ़ा है ना, टैग सेलेक्टर, तो अभी हम टैग का ही कॉम्बिनेशन कर रहे हैं।
तो ये H1 कॉमा हमने यूज कर लिया। अच्छा, H1 कॉमा और H1 स्पेस दोनों में अलग अलग, दोनों में डिफरेंस है, आगे बताएंगे कि ये वाला आपका चाइल्ड सेलेक्टर हो गया और ये वाला आपका ग्रुप सेलेक्टर हो गया। ये वाला करोगे तो लास्ट केवल H1 के अंदर बी पे अप्लाई होगा, लेकिन H1 के अंदर बी तो है ही नहीं, ये आगे आपको जानने को मिलेगा। तो अभी हमने ग्रुप सेलेक्टर यूज किया कि ये CSS हमारा H1 पे अप्लाई होगा, कॉमा बी पे अप्लाई होगा, यानी कि H1 का भी कलर ऑरेंज और बैकग्राउंड येलो, और बी का भी कलर ऑरेंज और बैकग्राउंड येलो। तो ये कौन सा सेलेक्टर है? ये हमारा सेलेक्टर है। आप कमेंट दे के लिख सकते हो भाई कि ये सेलेक्टर जो है ना, ये ग्रुप सेलेक्टर है, ये है ग्रुप सेलेक्टर, ये ग्रुप सेलेक्टर है। मैंने रन कराया, देखो तो H1 पे अप्लाई हुआ और इस पे अप्लाई हुआ। ठीक है, बताओ भाई, ये समझ आया? अब कुछ प्रॉपर्टी और भी हैं, जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। तो आपने बैकग्राउंड देखा, यस सर, बैकग्राउंड देखा, कलर देखा। मैंने क्या करना है, बॉर्डर, बॉर्डर अप्लाई करना है। हम चाहते हैं उस पर बॉर्डर अप्लाई करना है, तो बॉर्डर के लिए कुछ प्रॉपर्टी हैं। बॉर्डर के लिए प्रॉपर्टी है बॉर्डर, एक बॉर्डर विड्थ है, सुनो, एक बॉर्डर विड्थ है, बॉर्डर का विड्थ यहाँ पे थिकनेस आपको देना पड़ेगा। दूसरा है बॉर्डर अप्लाई करना है तो बॉर्डर हाइफन स्टाइल, और उसके बाद क्या है, बॉर्डर हाइफन कलर, तीन प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, सुनो मेरी बात। तो बॉर्डर का, जब आपको बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर का विड्थ कितना होगा वो डिफाइन करना पड़ेगा, और ये पिक्सल में आप डिफाइन कर सकते हो, बाकी आगे पैरामीटर भी हम बहुत सारे बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर का विड्थ कितना देना है, चलो बॉर्डर का विड्थ देना है मान लो 20, और पिक्सल में पैरामीटर यहाँ पे लेते हैं, पैरामीटर पिक्सल ले रहे हैं, आगे आप चेंज भी कर सकते हो, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, कुछ रिलेटिव पैरामीटर होते हैं और कुछ कुछ आपका एब्सोलूट पैरामीटर होते हैं, और कुछ रिलेटिव पैरामीटर होते हैं। एब्सोलूट कौन सा होता है, रिलेटिव कौन सा होता है, आगे आपको जानने को मिलेगा डिटेल में। अभी हम पिक्सल यूज करते हैं, इतना समझो। तो बॉर्डर का विड्थ मैंने कर दिया 20 पिक्सल। बॉर्डर का स्टाइल क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक होता है सॉलिड, एक, अब अलग अलग वैल्यू आप दे के यूज करिएगा। एक होता है डॉटेड, एक होता है डबल, है ना, एक होता है डबल, एक होता है डैश्ड, एक होता है ग्रुप, ये मेन वैल्यू हैं आपके। एक होता है ग्रुप, ऐसे बहुत सारे वैल्यू होते हैं। और कलर, किस कलर का आपको देना है, मान लो बॉर्डर हमें लाइट ग्रीन कलर का देना है, तो आप ग्रीन कलर, कलर का नेम दे दोगे। तो ये अलग अलग आप चीजें डिफाइन कर सकते हो, अलग अलग चीजें डिफाइन कर सकते हो। या देखो ये एरर नहीं है, ये आपका एक ही में लिखा है इसलिए दिक्कत, यहाँ पे दिखा रहा है रेड लाइन, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया है, आपने बॉर्डर का विड्थ डिफाइन किया, बॉर्डर का स्टाइल डिफाइन किया, बॉर्डर का कलर, या इसको शॉर्ट हैंड तरीका क्या है। अब इसको शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे इसका शॉर्ट हैंड तरीका क्या है भाई, कि एक ही बार में हम सारा कुछ डिफाइन कर लें। तो शॉर्ट हैंड तरीका क्या है, शॉर्ट हैंड वाला तरीका क्या है, शॉर्ट हैंड रूल। शॉर्ट हैंड रूल में क्या है कि आप लिखते हो बॉर्डर प्रॉपर्टी, और बॉर्डर के बाद पहले यहाँ पे डिफाइन करते हो बॉर्डर का वेट, फिर बॉर्डर का स्टाइल, फिर बॉर्डर का कलर। ये ऐसे लिख सकते हो। हाँ, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, रुक जाओ। तो ऐसे भी लिख सकते हो, बॉर्डर वेट, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, या शॉर्ट हैंड रूल से आप लिख सकते हो बॉर्डर के बाद पहले डिफाइन करना है वेट, स्टाइल, कलर। तो ये आपने लिखा, अब इसी को मुझे इस पे अप्लाई करना है, थोड़ा सा अभी इस पे अलग से बता रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ आए। हमें पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई करना है। तो एक तरीका मैंने क्या बताया कि बॉर्डर आपको पहले डिफाइन करना है विड्थ, आप ऊपर नीचे कर सकते हो बॉर्डर विड्थ, और बॉर्डर विड्थ मैंने कर लिया 20 पिक्सल। फिर बॉर्डर का स्टाइल देना है, तो क्या लिखोगे, बॉर्डर हाइफन स्टाइल। बताओ, बॉर्डर स्टाइल हमने कर लिया, बॉर्डर का स्टाइल मान लो हमने कर लिया सॉलिड, या डबल टाइप का बॉर्डर लगाना है या सॉलिड टाइप का लगाना है, सॉलिड कर लिया। और बॉर्डर का कलर, कैसा कलर का लगाना चाहते हो बॉर्डर, तो बॉर्डर का कलर हमने दे दिया, आप शॉर्ट हैंड भी यूज करके बताएंगे, बॉर्डर हाइफन कलर, और कलर हमने कर लिया एक्वा कलर मान लो। तो ये देखो किस पे अप्लाई होगा, ठीक है, ये अप्लाई होगा हमारा पैराग्राफ पे। ये देखो, नहीं आया क्या, ये हमने लिखा है बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ दिया है 20 पिक्सल, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, और बॉर्डर कलर। अच्छा, रन कराया और सेमी कॉलन यूज कर लिया। ठीक है,
हाँ देखो किस पे अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई हुआ है ना सॉलिड टाइप का, देखो हमने पैराग्राफ पे लगाया था। तो 20 पिक्सल सॉलिड टाइप का, देखो इस पे पैराग्राफ पे बॉर्डर अप्लाई हुआ है ना। हमने 20 पिक्सल की जगह पे और कम कर लिया, 10 पिक्सल कर लिया, जितना आपको थिकनेस देना है आप दे सकते हो, देखो कम हो गया। तो ये एक तरीका है। अब इसी का शॉर्ट हैंड में मान लो इस पे हमें लगाना है, तो इसको शॉर्ट हैंड में क्या लिख सकते हो, बॉर्डर, बॉर्डर कॉलन। उसके बाद पहले डिफाइन कर क्या करना है, हमें थिकनेस हमने 10 पिक्सल, हमें सॉलिड टाइप का ही बॉर्डर लगाना है, हमें लाइट ग्रीन कलर का बॉर्डर लगाना है, तो लिख लिया लाइट ग्रीन ऐसा बॉर्डर। ठीक है। अब देखो इस पे आएगा, इस पे लाइट ग्रीन कलर का बॉर्डर आया है। अगर इसी को अलग अलग मुझे देना है, तो मैंने सॉलिड की जगह पे कर लिया डबल, तो अब डबल टाइप का बॉर्डर आएगा। हमने सॉलिड की जगह पे कर लिया डबल, तो डबल टाइप का बॉर्डर आएगा। देखो दोनों पे डबल डबल आ रहा है। हमें क्या करना है, डॉटेड यूज करना है, तो मैंने डॉटेड यूज कर लिया, डॉटेड बॉर्डर यूज कर लिया, तो डॉटेड बॉर्डर आ रहा है। अगर मैंने डैश्ड कर लिया, तो डैश्ड टाइप का बॉर्डर आ रहा है, मैंने लिख दिया डैश्ड टाइप का, तो डैश्ड टाइप का बॉर्डर आ रहा है। ठीक है। यही मैंने कर लिया ग्रुप टाइप का, तो देखो हमने कर लिया ग्रुप बॉर्डर, तो ये ग्रुप टाइप का बॉर्डर आ रहा है। ठीक है ना। तो ये कुछ बॉर्डर के टाइप थे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो अलग अलग प्रॉपर्टी, या आप एक ही लाइन में सारा प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो, ये शॉर्ट हैंड रूल है। ठीक है, इतना समझ आया सभी को, बताइए, बोलो भाई, इतना समझ आया, सभी को इतना समझ आया। चलिए, अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना है, या एक और प्रॉपर्टी यूज करना है, एक और प्रॉपर्टी यूज करना है। हम चाहते हैं नए पेज पे आते हैं, फिर से इसी को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अलग तरीके से CSS कुछ अलग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एक मैंने पेज बनाया फिर से, डेमो 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 26.html, और मैंने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, हमने पैराग्राफ बनाया, सुनिए अब, हमने एक पैराग्राफ बनाया है। पैराग्राफ के अंदर मुझे कोई कंटेंट लिखना है, चलो सैंपल टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सैंपल टेक्स्ट, एक वेबसाइट है सैंपल टेक्स्ट जहाँ से हम कंटेंट कॉपी कर सकते हैं। हमने लिख लिया सैंपल टेक्स्ट, आप टेक्स्ट लिखिए, जैसे मैंने टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लिया, और कुछ टेक्स्ट को हमने पैराग्राफ के अंदर रख दिया है। सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, और याद कैसे होगा, जब आप खुद से टास्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो हमने कुछ यहाँ पे कंटेंट कॉपी किया, सुनो, और कंटेंट कॉपी करने के बाद इसी पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद, ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैंने CSS लिखना है, और कौन सा CSS लिख रहा हूं मैं, तो ये लिख रहा हूं इंटरनल CSS। ठीक है। इंटरनल CSS, हमें किसको CSS देना है, पैराग्राफ को। ये सेलेक्टर कौन सा है, तो हमारा एलिमेंट सेलेक्टर है, टैग सेलेक्टर है। चलो चलो, हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि इस पे बॉर्डर लगाना है, सिंपल बॉर्डर तो लगा लिया कि हमने दे दिया 10 पिक्सल, और ग्रुप टाइप का बॉर्डर लगाना था, तो ग्रुप कर लिया, और हमें लाइट ग्रीन कलर का ही बॉर्डर लगाना है, या कोई भी कलर का बॉर्डर लगाना है, मैंने ये कलर लगाना है, तो कर लिया लाइट कोरल। ठीक है। और इतना करने के बाद मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड मैंने कर लिया, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, या बैकग्राउंड हाइफन कलर, कलर भी यूज कर सकते हो, कलर कर लिया। ठीक है। इतना करने के बाद मैंने कलर भी चेंज करना है, तो कलर कर लिया वाइट, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, इतना आपने पहले से पढ़ा है, और इसको मैंने रन कराया, फिर से पेज को रन करा देता हूँ। तो ये हमारा पैराग्राफ का कलर और बॉर्डर कुछ ऐसा आया है। ठीक है। अब हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टी और भी देखने हैं। हम चाहते हैं कि ये जितने भी लेटर्स हैं, इसको हमें अपर केस लेटर में, यानी कि सारे लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म, और इसके कुछ वैल्यू हैं, 3 वैल्यू हैं। एक वैल्यू है अपर केस, एक वैल्यू क्या है, अपर केस। अपर केस करोगे तो सारे लेटर्स, जितने भी पैराग्राफ के अंदर लेटर्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, अपर केस लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। हो गया ना। हमें लोअर केस में करना है, वैल्यू अलग अलग लिख लेना आप कॉपी पे, अगर भूलने वाला होगा तो। दूसरी वैल्यू क्या होगी, दूसरी वैल्यू हो जाएगी लोअर केस, मैं चेंज कर रहा हूं, लिख लेना तुम। तो हमने लिख लिया लोअर केस,
लोअर केस में कन्वर्ट करना है सारे लेटर्स को, पैराग्राफ के अंदर सारे लेटर्स को, तो लोअर केस कर लिया। लोअर केस से क्या होगा, सारे लेटर्स पैराग्राफ के अंदर प्रेजेंट लोअर केस में हो जाएंगे। हमें कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज से क्या होगा कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, तो हमने कैपिटलाइज कर लिया। कैपिटलाइज करने से क्या हुआ कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो चुका है। अब देखिए, तो इसका लॉरम का एल कैपिटल, एप्सम का आई कैपिटल, इसका आई कैपिटल, सिंपली का एस कैपिटल। समझ पा रहे हो? ये तो आपने देखा। अब मुझे क्या करना है कि ये जो सेंटेंस है, सुन लो, ये सेंटेंस है, इस ये आपका मल्टीपल, इसके अंदर कितने लाइन है, इसके अंदर मल्टीपल लाइन है ना? कितने लाइन है, 5 लाइन है भाई साहब, एक लाइन, दो लाइन, ठीक है। हमने येलो कर दिया, ये 3 लाइन है। सुन लो क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ये फोर्थ लाइन है, ये फोर्थ लाइन है, और ये है आपका फिफ्थ लाइन, ये आपका फिफ्थ लाइन। और हर लाइन के बीच में जो हाइट है, मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि जो भी लाइंस हैं इसके बीच का हाइट जो है इसको बढ़ाना है, इसके गैपिंग को बढ़ाना है। तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीपल लाइंस है और लाइंस के बीच के गैप को बढ़ाना है। हाँ हाँ, लारम लिख के एंटर कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये केस सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल वीएस कोड पे है ना? ये केवल वीएस कोड पे एप्लीकेबल है, लेकिन अभी कुछ लोग टेक्स्ट नोट पैड पे कर रहे होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए मैंने कराया। ठीक है ना अब्बास? सभी लोग अभी वीएस कोड इंस्टॉल नहीं किए हैं, इसलिए इसलिए मैंने वहां से कॉपी करने बताया कि आप वहां से कॉपी भी कर सकते हो, चाहे किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे कर रहे हो। ठीक है, आप लॉरम लिख के एंटर कर दोगे तो कंटेंट आ जाएगा, मुझे पता है, ठीक है, आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर लिया। और मैं बता रहा था कि मल्टीपल लाइंस के बीच में, ठीक है, मल्टीपल लाइंस के बीच में हमने क्या कर लिया यहाँ पे, मल्टीपल लाइंस के बीच में हाइट को बढ़ाना है। मल्टीपल लाइंस के बीच में मल्टीपल लाइंस के बीच का हाइट बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए लाइन हाइट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। लाइन हाइट, लाइन हाइट हमने यूज कर लिया, और लाइन हाइट की वैल्यू मैंने चलो अभी कर लिया 20 पिक्सल। तो अब देखो 20 पिक्सल मैंने रन कराया, रन हो रहा है। मैं और भी गैपिंग बढ़ाना है, मैंने कर लिया 40 पिक्सल। देखो हाइट उसका बढ़ता जाएगा, उसके बीच का गैप बढ़ जाएगा, बढ़ गया ना? ये गैपिंग बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो ये गैपिंग बढ़ गया। तो ये गैपिंग को आपको मैनेज करना है, कम अधिक करना है, तो उसकी लाइन हाइट प्रॉपर्टी है। अब बताओ मुझे, ये जो वर्ड हैं, ये जो लाइंस है, किससे मिलके बना है? तो मल्टीपल वर्ड से मिलके बना है गाइस। ये एक वर्ड है, और ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, और ये एक वर्ड है ना? बोलो भाई। अब इसके बीच का, हर वर्ड के बीच का गैप बढ़ाना है, तो इसके लिए यूज करते हैं वर्ड स्पेसिंग। हर वर्ड के बीच का गैप बढ़ाना है तो उसके लिए यूज करते हैं वर्ड स्पेसिंग। और जो वर्ड है मल्टीपल लेटर से मिलके बना है, यानी कि इसमें बहुत मल्टीपल लेटर हैं, टेक्स्ट में मल्टीपल लेटर हैं, तो क्या होगा, इसके लेटर्स के बीच का गैप बढ़ाना है, हर लेटर के बीच का गैप बढ़ाना है, तो लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, है ना? तो वर्ड के बीच का गैप बढ़ाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी है? हाँ हाँ, बस क्लास ओवर कर रहा हूँ। वर्ड स्पेसिंग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वर्ड स्पेसिंग। और वर्ड स्पेसिंग जितना देना, हमने 20 पिक्सल कर लिया, देखना ध्यान से, वर्ड स्पेसिंग 20 पिक्सल कर लिया है। लोड हो रहा है पेज, ठीक है, देखो। तो वर्ड के बीच का गैप बढ़ रहा है ना, ये गैपिंग देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हर वर्ड के बीच का गैप बढ़ गया, बढ़ गया, ये बढ़ा ना? तो ये वर्ड स्पेसिंग से क्या होगा, जितनी वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, मैंने 20 से कर लिया 30, देखना और भी गैप बढ़ जाएगा, बढ़ा ना? और भी गैप बढ़ गया। आप और बढ़ाना चाहते हो, मैंने कर लिया मान लो 50, अभी बस आपको आउटपुट दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, अभी देखो और भी ज्यादा गैप बढ़ गया। तो ये इसके बीच का गैप कितना हो गया, 50 पिक्सल हो गया। तो इस तरीके से आप वर्ड के बीच का गैप मैनेज कर सकते हो। मुझे उतना नहीं करना है, मैंने 10 करना है, 10 कर दिया, ठीक है, तो 10 हुआ। अब वैसे ही हर वर्ड, जैसे दी है, तो दी 3 लेटर से मिलके बना है, तो हर लेटर के बीच का गैप बढ़ाना है, तो उसके लिए यूज करते हैं लेटर स्पेसिंग। बस इसको बता करके मैं क्लास ओवर करता हूँ, परेशान ना हो। ठीक है, लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग की वैल्यू 10 पिक्सल, जितना आप ज्यादा करोगे उतना लेटर्स के बीच में गैप बढ़ता जाएगा। अब देखो दी के बीच में, हर लेटर के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और भी बढ़ाना है, बढ़ा सकते हो।
और भी बढ़ाना है घटाना है कम कर सकते हो, मुझे कम करना है, मैंने 5 पिक्सल कर दिया। तो हर लेटर के बीच का गैप कम हो गया। ठीक है। तो हर लेटर के बीच का गैप आपको मैनेज करना है, एक एक लेटर्स के बीच में कितना गैप रहे इसको इसको डिफाइन करने के लिए लेटर स्पेसिंग यूज करते हो। हर वर्ड के बीच का गैप मैनेज करना है तो वर्ड स्पेसिंग यूज करते हैं। और लाइन के बीच का गैप मैनेज करना है तो लाइन हाइट यूज करते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ा आपने? बॉर्डर पढ़ा, बैकग्राउंड पढ़ा, कलर पढ़ा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पढ़ा, लाइन हाइट पढ़ा, वर्ड स्पेसिंग पढ़ा और लेटर स्पेसिंग पढ़ा। इतने में किसी को कंफ्यूजन नहीं ना है? जो भी सीएसएस मैंने अभी अभी तक के बताए हैं उसमें किसी को कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए ठीक है। फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय।